मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल मिड कैप के शेयर। तो नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज का जो स्पेशल शो है वो मिड कैप्स पर आधारित है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मिड कैप्स में जोरदार रैली जारी है। और इनफैक्ट मिड कैप्स के जोश का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ जून महीने के दौरान ही निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने 8 बार रिकॉर्ड स्तरों को छुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मिड कैप की पार्टी है, क्या ये यूं ही बरकरार रहेगी, और अगर हाँ तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको दमदार रिटर्न कमा के दे सकते हैं। क्योंकि अब तक की अगर आप मिड कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ढेर सारे ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने सुपर डुपर रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। लेकिन मिड कैप का जो संसार है वो काफ़ी बड़ा है। ऐसे में अच्छे रिटर्न वाले मिड कैप शेयरों की तलाश करना किसी घने जंगल में शेर के जैसा ही है। तो इसीलिए इस शो के जरिए हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस मिड कैप के जंगल में कौन से वो शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा और बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। शो के जरिए यही जानने की कोशिश करेंगे कि मिड कैप के कौन से वो शेयर हैं जो इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचा सकते हैं। अभी तो हम चौतरफा रैली देख रहे हैं, तो ऐसे में कंफ्यूजन भी बहुत होता है इन्वेस्टर्स को कि किन स्टॉक्स को चुने और किन को छोड़े, क्योंकि सभी में इतने जोरदार पैसा बनता हुआ दिख रहा है। पहली चीज तो ये मिड कैप्स की पार्टी यूं ही बरकरार रहेगी। कई सालों के बाद मिड कैप्स के दिन लौटे हैं। मिड कैप मोमेंटम के ऊपर आपका आउटलुक क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके प्रोडक्शन टीम को कांग्रेचुलेशंस कहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक ऐसा शो आप लाए हैं, स्पेशली इन द मिड कैप सेगमेंट। बिकॉज वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मिड कैप एक बहुत ही डिफिकल्ट सेगमेंट में, जहाँ पे कुछ सेक्टर्स और कुछ सेगमेंट्स में वैल्यूएशंस बहुत ही फ्रॉथी और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे मिड कैप शेयर्स का डिस्कस करना is very very important, because generally valuation का लिहाज कोई रखता नहीं है। generally people tend to get carried away, और एक fear of missing out जो FOMO फैक्टर कहते हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पे रिटेल इन्वेस्टर्स पे रहता है। सो इस तरह के शो जहाँ पे वेल रिसर्च स्टॉक्स अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो आगे जाते डेफिनेटली मौके मिलते हैं इन्वेस्टर्स को वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, ये इंडाइसेस हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं। इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट। बहुत जरूरी हो जाता है कि कितना परसेंटेज पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रहे, कितना मिड कैप में रहे और कितना स्मॉल कैप में रहे। हम लोग मिड कैप शेयर्स की आज बात करेंगे तो इट विल लुक वेरी अट्रैक्टिव, बिजनेस स्टोरीज, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग पूरा पोर्टफोलियो इनसे भर दे। और अच्छी तरह से बताऊं तो जनरली हम खाने जाते हैं तो थाली में बहुत सारी चीज होती है, पिकल भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन पूरी थाली में पिकल भर के हम नहीं खा सकते। तो एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिहाज से। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये पार्थिव ने कही है कि मिड कैप्स में एक्सपोजर लीजिए, लेकिन एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाइए और सारे मिड कैप्स मत खरीदिए जहां भी आपको मोमेंटम दिख रहा है। अच्छी क्वालिटी के मिड कैप्स ही आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और इसीलिए हम ये शो इनफैक्ट अपने व्यूअर्स की मदद के लिए लेकर आए भी हैं। संजीव, संक्षेप में आपका व्यू, इस मिड कैप के जंगल में शेयर ढूंढने में दिक्कत हुई या आसान था ये काम? क्वालिटी कंपनीज को ढूंढने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप बेकार सी एक कंपनी, जंग कंपनी को आप क्वालिटी कंपनी समझ लेते हैं और उस पर इन्वेस्ट करते हैं, देन यू विल गेट स्टक इन दिस मार्केट। अदरवाइज मिड कैप में जो क्वालिटी कंपनी में है वो मार्केट अच्छा हो बुरा हो हमेशा आउट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे यही देखना चाहिए कि कौन सी क्वालिटी मिड कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जैसा मार्केट है यहाँ पे सब चीज चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट का वैल्यूएशन स्ट्रेस होते जाएगा सब नीचे आएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्वालिटी के साथ तो जाना ही है, क्योंकि चौतरफा तेजी है, तो सेलेक्टिव स्टॉक्स के साथ जाइए जिनमें एक्चुअल में दमखम है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं शेयर ढूंढने की इस मिड कैप के जंगल में। और हेमांग, आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर हम एग्जिस्टिंग थीम की बात करें तो अब जो थीम है शायद जो आगे भी प्ले करेगी वो है मॉनसून। अब से 2 महीने पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि नॉर्मल मॉनसून रहेगा, लेकिन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मॉनसून एक्सपेक्टेशन से बेहतर रह सकता है। तो क्या इस थीम को ध्यान में रखते हुए मिड कैप में प्ले करना चाहेंगे, और अगर हाँ तो आपकी पहली चॉइस कौन सी है? बिल्कुल, आई थिंक ग्लोबली दीपाली जी अगर आप देखें तो पूरा एग्री इकोसिस्टम का थीम एक उभर के आ रहा है, और प्राइसेस जो है एग्री कमोडिटीज के वो भी
पिछले 7, 8, 10 साल के हाई लेवल पे है। दूसरा है कि गवर्नमेंट भी रिफॉर्म्स के तौर पे जैसा रिसेंटली एमएसपी थोड़ी बढ़ा दी गई है, डीएपी के जो फर्टिलाइजर रिफॉर्म्स में भी काफ़ी बोल्ड स्टेप्स लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट का भी फोकस वहीं पे है। तो ये एक थीम बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें हमारा पहला जो पिक है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल है। ये एक बहुत बेहतरीन साउथ बेस्ड कंपनी है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन और रिटेल, ये सेगमेंट्स के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसमें एक सिंपली मैं बताऊं कि इसका जो मेन स्टोरी वो ये है कि जो नॉर्मल यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स यूज करते हैं, वो जैसे जैसे उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी वो कॉम्प्लेक्स और अच्छे बेटर न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर्स के ऊपर जाएंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा कोरोमंडल इंटरनेशनल को मिल सकता है और इसमें बहुत बड़ी री रेटिंग हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 983 का है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल है मिड कैप से पहली पसंद, जहां पर 983 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है और ये पहला स्टॉक रहेगा हेमांग की ओर से। इनफैक्ट पार्थिव, आप भी इस थीम को प्ले करना चाहेंगे क्या? कोई स्टॉक चुनेंगे स्पेस से जो कि मॉनसून एग्री स्पेस से रिलेटेड हो? डेफिनेटली थैंक्स टू हेमांग जी, उन्होंने मेरा काम काफी आसान कर दिया बिकॉज मेरा जो एक कंपनी है वो है ईआईडी पेरी और ये सेम मुरुगुपा ग्रुप कंपनी से है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जानते हैं कि ईआईडी पेरी के पास काफी बड़ा होल्डिंग है, ऑलमोस्ट अबाउट 60% इन कोरोमंडल इंटरनेशनल। और कोरोमंडल इंटरनेशनल भी बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी, आगे जाती भी बहुत बेहतरीन करेगी। तो अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर देखूं तो ईआईडी पेरी के पास जो स्टेक है उसको अगर मैं एक बहुत बड़ा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी देता हूँ 40-50%, फिर भी अगर मैं देखने जाऊं तो जो शुगर बिजनेस है, जो रिफाइनिंग बिजनेस है, न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस है, वो ऑलमोस्ट अवेलेबल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट ओनली इन होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पैसा ज्यादा नहीं बनता है, हमें कोर बिजनेस कैसा चल रहा है, स्टैंडअलोन बिजनेस कैसा चल रहा है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल के अंदर ईआईडी पेरी ने पूरा डेट फ्री बिजनेस मॉडल कर दिया है, पूरा उनका बैलेंस शीट डेट फ्री हो गया है और उन्होंने बहुत एफिशिएंसीज पे काम किया है। पहली एफिशिएंसी की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने कुछ प्लांट्स रीलोकेट किए हैं फ्रॉम तमिलनाडु टू कर्नाटका। इसका रीजन यही है कि जो केन की यील्ड है वो कर्नाटका मार्केट्स में बेटर है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु, तो आगे जाते उनको अच्छी प्रोडक्टिविटी से बिजनेस उनका चलेगा। प्लस अगर देखने जाए तो मॉनसून ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स हैव बीन वेरी गुड, रिजर्वर लेवल्स काफी अच्छे भरे हुए और इस साल का भी मॉनसून अच्छा लग रहा है। और शुगर सेक्टर में ओवरऑल काफी तेजी लग रही है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पेशली इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो उसके वजह से मुझे लग रहा है कि शुगर सेक्टर में एक सस्टेनेबिलिटी से रैली होगी। और इवन ब्राजील का भी जो डेटा आ रहा है जहां पे डेफिसिट की बात चल रही है बिकॉज ऑफ ड्राउट, तो वो भी बोर्ड्स वेरी वेल फॉर अ कंपनी लाइक ईआईडी पेरी। दूसरी अच्छी बात है तो थोड़ा कमोडिटी मॉडल से डी रिस्क हो रहे हैं और थोड़ा B2C पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक इन जैगरी, इन शुगर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स टाइप की हेल्थ बोलते हैं, हेल्थ वाली अच्छी शुगर जो है उनका भी वो काफी प्रचार कर रहे हैं, मार्केटिंग स्पेंड्स भी कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है आगे जाते हैं बहुत ही बेहतरीन फायदा करेगा। उन्होंने डिस्टिलरीज में भी कैपेसिटीज बढ़ाई है जो कैश फ्लोज को ऐड करेगा। और अच्छी बात ये है कि कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छा करता है, वो अच्छा डिविडेंड देता है, तो मेजॉरिटी डिविडेंड ईआईडी पेरी को मिलता है। प्लस ईआईडी पेरी भी एक ऐसी शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी है जो उनके इन्वेस्टर्स को काफी रिचली रिवॉर्ड करती है। तो मेरा मानना है 20% इजीली यहाँ से अपसाइड मुझे दिख रही है आने वाले 6 से 12 महीने में। ठीक है, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल को तो मिले हैं 2 ब्लू टिक, हेमांग की भी पसंद है वो और वोट उसको मिला है पार्थिव का भी। और जो पार्थिव ने स्टॉक चुना है वो है ईआईडी पेरी। तमाम फैक्टर्स आपको बताए क्यों खरीदना चाहिए और इन स्तरों से 20% के रिटर्न तो आसानी से मिल सकते हैं। संजीव जी, अगर एक सेक्टर की बात करें जिसने कोविड संकट में सबसे पहले चलना शुरू किया था वो था फार्मा, और इसमें दिग्गज स्टॉक्स हो या फिर छोटे शेयर्स हो, दमदार पैसा बनाकर दिया है। लेकिन एक एप्रीहेंशन ये अब थोड़ी मन में है इन्वेस्टर्स के, क्या अभी भी स्टीम फार्मा में बाकी है? आपको क्या लगता है, कोई चुनेंगे स्पेस से स्टॉक, मिड कैप स्पेस से खास तौर से? जो पिक होगा वो लॉरस लैब है। ये कोविड क्राइसिस के टाइम में भी बहुत अच्छा इन्होंने अर्निंग डिलीवरी किया था और पोस्ट कोविड भी जब नॉर्मलाइजेशन आएगा, ये एक स्ट्रक्चरल पे बेस्ड है कंपनी। अगर लॉरस की बात करूं बिजनेस की, तो इसका एपीआई है जो या हाई थेराप्यूटिक इसका ईआरबी है, डिवीजन है, वो बहुत ही स्ट्रक्चरल थीम बेस्ड एक अर्निंग विजिबिलिटी है वहां पे।
और अगर यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात करें तो आगे ही कैपेक्स करके रखा हुआ था, इसीलिए ये फ्यू कंपनीज है जहाँ पे कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट देखने को मिल नहीं रहा है। और अगर मैनेजमेंट अभी भी 15 से 1700 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपांशन की बात कर रहा है कुछ सालों में, उनको जानते हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है उनके प्रोडक्ट के लिए। डिमांड विजिबिलिटी आने वाले 2-3 सालों के लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो लॉरस लैब अगर उसका अक्रॉस बिजनेस जो आउटलुक है बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को एक्वायर किया था, रिचको लाइफ साइंसेज। वहां पे भी मैनेजमेंट का मानना है कि FY22 में रेवेन्यू डबल हो जाएगा, हालांकि बहुत कम है लेकिन रेवेन्यू वहां पे भी डबल हो जाएगा। इसके लिए मैनेजमेंट अगर आप देखिए तो FY23 में का जो टोटल रेवेन्यू बेस है दैट विल गो टू टच $1 बिलियन। अभी अगर FY21 की बात करूं तो 4,800 के आसपास है। By FY23 that will touch 7,500 करोड़। तो एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हाई रिटर्न रेशियो, तो ये कंसिस्टेंटली अच्छी करती जाएगी लॉरस। यहाँ पे अभी भी हमारा बाय बना हुआ है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 720। ठीक है, तो लॉरस लैब्स है, संजीव को पसंद, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है पिछले 1 साल में, लेकिन यहाँ से भी दम बाकी है। हेमांग, पहली थीम तो आपने एग्री मॉनसून के बेसिस पे चुनी है, दूसरी जो पिक है आपकी वो किस थीम से है और क्यों चुना है आपने वो स्टॉक? दीपाली, जो दूसरा स्टॉक है वो स्पेशलिटी केमिकल और एग्री साइंस के अंदर ये कंपनी फिट होती है। इसका नाम PI इंडस्ट्रीज है और ये कंपनी के 3 मेजर डिविजन्स, एक R&D सर्विसेज है, एक CSM है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है। तो बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है और काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। और इसमें करंटली जो CSM का उसका जो डिवीजन है उसमें भी काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है $1.5 बिलियन का। तो उसमें एक काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी बनी रहेगी। और बहुत पॉजिटिव बात यह है कि जैसा काम ये लोग स्पेशलिटी केमिकल में कर रहे हैं वो अभी फार्मा में भी कहीं पे जाके वेंचर कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी PI इंडस्ट्रीज के लिए बन सकता है। पहले लोगों को एक कंसर्न था कि उन्होंने जो कैश रेज किया हुआ है उसका वो फाइनली एक्विजिशन नहीं कर पाए थे, तो जो रिटर्न रेशियोज थे वो थोड़े से कमज़ोर हो गए थे। बट रीसेंट कॉन कॉल में उस पर भी काफ़ी अच्छा एक फीडबैक मैनेजमेंट की तरफ से मिल गया है। तो ये दीपाली एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको अच्छा 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ और अच्छा EBITDA मार्जिन और लगभग 25 to 30% काइंड ऑफ नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखने लायक स्टॉक है। हमारा फिलहाल जो प्राइस टारगेट है वो 29.45 है, बट जैसे जैसे विजिबिलिटी आएगी, क्वार्टरली नतीजे आएंगे, तो उसमें फिर हम उसके हिसाब से उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट ये स्टॉक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा भी है, नए हाइज भी इस पर ये ट्रेड कर रहा है उन्हीं के नज़दीक। और आप पिछले 1 साल की या फिर पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखिए, दमदार पैसा बनाकर इस स्टॉक ने दिया है। इनफैक्ट पार्थिव, ये तो एग्री केमिकल थीम की होगी, लेकिन ओवरऑल केमिकल एक ऐसा स्पेस रहा है जिसने कांस्टेंट रिटर्न दिए हैं। अगर आप पिछले 2 सालों का मूव देखें तो स्टॉक्स कई गुना बढ़ चुके हैं इस स्पेस के। ये केमिकल स्पेस से कोई स्टॉक ठीक लग रहा है क्या मिड कैप्स में? जी डेफिनेटली, अगर इंडिया की बात करें तो चाइना इज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल केमिकल मार्केट और इंडिया इज ओनली एट 3.5%। और आगे जाते जिस तरह का ट्रांजिशन देख रहे हैं, काफी ग्लोबल कंपनीज है फ्रॉम यूरोप और US जो इंडिया जैसे कंट्री को टारगेट कर रहे हैं कि जहां से वो सोर्सिंग बढ़ाए। तो यही एक थीम है, यही अपॉर्चुनिटी है जहां पे आने वाले 10 साल में मुझे ऐसा मानना है कि इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो करीबन 4% से होके 8%, 10% भी हो जाता है, तो भी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर ये सेक्टर हो सकता है। और आज की तारीख में हम लोग जब भी स्पेशलिटी केमिकल की बात करते हैं तो मेरा सा मानना है कि स्लाइटली अब्यूजिव वर्ड हो गया है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एनी कंपनी टॉक्स अबाउट दे आर इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, नवीन फ्लोरिन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीज उसने पिछले 5 साल में R&D बेस्ड फ्लोरिन केमिस्ट्री में की है वो इतना इजीली उसके कॉम्पिटिटर से रेप्लिकेबल नहीं है। और इसी वजह से उनको हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के डिवीजन में कंटिन्यूसली
लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिसकी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी होती है। ये ऐसा टेक्निकल निश है और ऐसा स्पेशलिटी एलिमेंट है जिसमें जो मॉलिक्यूल डिस्कवरी करते हैं, क्रैम्स करते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट है टू रेप्लिकेट। एंड दैट इज द रीजन कि हम देखते हैं कंसिस्टेंटली ये कंपनी 25 से 30% के एबिटा मार्जिन्स पे काम करती है। कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कैपिटल एलोकेशन काफी कंजर्वेटिव रहा है, लेकिन अभी वो काफी अग्रेसिव हो गए। उन्होंने दहेज में भी काफी फैसिलिटीज बढ़ाई है, देवास में भी उन्होंने क्रैम्स का जो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट किया वहां पे भी कैपेक्स की बात की है। और ये कैपेक्स इज ड्रिवन बाय द कस्टमर इंक्वायरीज, काफी इंक्वायरीज उनको आ रही है। और फ्लोरीन केमिस्ट्री में भी अगर वो ज्यादा नहीं लेकिन फार्मा और एग्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स के भी काम करते हैं तो आने वाले 5 साल तक बहुत ही बड़ा बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल है। हमारा मानना है ये कंपनी इजीली 20 to 25% कैगर रेट से ग्रो कर सकते हैं आने वाले 5 साल में। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और मेरा मानना है कि एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ इस तरह के ट्रिगर के 20% का रिटर्न। ठीक है, तो नवीन फ्लोरीन है दूसरी पसंद पार्थिव की। पहले इन्होंने चुना था ईआईडी पेरी को, और 2 स्टॉक्स आपको मिले हैं हेमांग की ओर से, जहां पर उन्होंने पीआई इंडस्ट्रीज और कोरोमंडल इंटरनेशनल को चुना है, और लॉरस लैब पसंद है संजीव को। संजीव जी, आपने लॉरस लैब की बात की, अब बताइए जो अगली 2 मिड कैप पिक्स हैं आपकी वो कौन सी हैं? पिक होगी वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने लास्ट सालों में। और जो इन्वेस्टमेंट फिगर इसमें मुझे अच्छे लगते हैं, जो पहली बात है मार्केट लीडर है, एक स्ट्रक्चर स्टील स्पेस मार्केट शेयर है। सेकेंडली जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाय FY25 करंट कैपेसिटी से कैपेसिटी 7% हो जाएगी। तो लगता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज द कैपेसिटी। और जो अच्छी बात है कंपनी कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अच्छा खासा बढ़ गया है। नाउ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट 60% ऑफ रेवेन्यू। पहले इसका 40% हुआ करता था, लेकिन 2-3 सालों में इसका भी 60% हो गया है। और जो कैपेक्स करने वाले हैं ये वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में है। आने वाले सालों में ये 70% तक पहुंच सकता है। सेकेंडली जो सबसे कंपनी है ट्राइकॉर्ड को भी मर्जर करने वाले हैं, वो ऑलरेडी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में है। की वजह से मुझे लगता है कि अर्निंग्स रेवेन्यू डबल डिजिट ग्रो करेंगे। रिटर्न रेशियो यहाँ से भी इंक्रीज होगा 30% प्लस। तो ये कंपनी जस्टिफाई करेगी अपनी जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ऑलरेडी है, और यहाँ से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो यहाँ पे टारगेट प्राइस मेरा रहेगा 1620। ठीक है, तो संजीव जी की ऑडियो पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी, अगर आपने मिस किया है तो मैं आपको बता दूं। लॉरस लैब के अलावा जो 2 स्टॉक्स उनको पसंद है, APL अपोलो है जहां पर 1620 के टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा है पॉलीकैब इंडिया जहां पर टारगेट है उनकी ओर से 2050 के। तो ये 3 पिक्स उनकी ओर से हैं, लॉरस, APL अपोलो और पॉलीकैब। हेमांग आपके पास लौटेंगे, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीआई इंडस्ट्रीज, थर्ड रिकमेंडेशन मिड कैप स्पेस से कौन सी रहेगी? दीपाली जी, थर्ड रिकमेंडेशन एस्कॉर्ट्स है, एक एसेंशियली ट्रैक्टर कंपनी है। उसके अलावा उसके पास रेलवे और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी बिजनेस है। तो जिस तरह से अभी ओपन अप हो गया है, 2/3 जो डीलर्स थे वो ओपन अप हो चुके हैं। मैनेजमेंट ने काफी अच्छा हाई सिंगल डिजिट का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। मार्जिन की गाइडेंस भी लगभग 17 to 18% की है। और जो नॉन एग्री सेगमेंट है वहां से भी काफी अच्छा एक रेवेन्यू विजिबिलिटी हो सकता है अगले साल। तो ये एक अच्छा ट्रैक्टर कंपनी है बाकी बिजनेस के साथ, और काफी डिस्काउंट पे कोट कर रहा है। तो ये मॉनसून रिलेटेड जो थीम है उसमें काफी फिट भी बैठता है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मिड कैप स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। इसका हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 1300 का है। तो 1300 के टारगेट्स के लिए चुना गया है एस्कॉर्ट्स को। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये है जो तीनों थीम आपको मिली हैं हेमांग की ओर से, वो एग्री, मॉनसून, स्पेशलिटी केमिकल, इसी सेगमेंट को बिलोंग करती हैं। पार्थिव, आप क्या चुनेंगे तीसरा स्टॉक मिड कैप स्पेस से?
मेरा तीसरा स्टॉक CDSL रहेगा और ये थीम बहुत बड़ी है और ऐसी थीम जहाँ पे विजिबिलिटी है, ग्रोथ है, वो हमें बहुत ही पसंद है। और हम जानते हैं कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडियन कैपिटल मार्केट्स में आने वाले 10-15 साल में, वो बहुत ही बड़ा है। और ऐसे माहौल में अगर ऐसी कंपनी हमको मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए कि जहाँ पे उनका मार्केट शेयर काफी तगड़ा है, इजीली कोई थर्ड कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता, तो डिपॉजिटरीज एज अ बिजनेस बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। दो ही कंपनियां, ड्यूपलिस्टिक नेचर है इस मार्केट का और CDSL इज द ओनली लिस्टेड कंपनी इन दिस स्पेस। इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर देखें तो बेहतरीन काम उन्होंने किया है। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। मेरा मानना है कि ये स्पेस में आगे जाते बहुत बड़ा अपसाइड हो सकता है और जिस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स भी आगे जाते ये कंपनी कर सकती है, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। और ये कंपनी के पास अभी क्षमता है कि कम से कम 5 करोड़ अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। आज की तारीख में उनके पास 3 करोड़ अकाउंट्स है और ये 5 करोड़ अकाउंट्स विदाउट एनी कैपेक्स। तो जितने भी अकाउंट्स बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन फीस बढ़ेगी, तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही बेहतरीन पैमाने पे बढ़ने वाला है। तो CDSL भी बहुत ही सेफ और साउंड स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें अच्छा लग रहा है। तो CDSL है तीसरी रिकमेंडेशन पार्थिव की ओर से। तो आपको इस शो के जरिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 मिड कैप के शेयर मिले हैं। तीनों एक्सपर्ट्स ने 3 बेहतरीन पिक्स आपको बताई हैं। शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया संजीव, हेमांग और पार्थिव, आप तीनों का ही शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए।